अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, ये हम 2022 का फैब मार्च कर रहे हैं ना। ठीक है। वेरिएंट इसमें एक ही होता है, टू टू, और पेपर टू है जो 1 आवर 15 मिनट्स का होता है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है शो दैट क्वेश्चन बन गया है। फिगर 1.1 शो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज अक्रॉस द पीरियड टू। देखो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है। देखो आपको एक जनरल ट्रेंड नजर आ रहा होगा, यहाँ से देखो तो जनरल ट्रेंड है। लेकिन इस जनरल ट्रेंड को दो चीजें जो है वो ब्रेक कर रही हैं, दो एलिमेंट। एक क्या है, जब हम बेरिलियम से बोरॉन पे जा रहे हैं तो उल्टा इंक्रीज के बदले डिक्रीज आ रहा है। और जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो इंक्रीज के बदले डिक्रीज आ रहा है। ये जो इंक्रीज के बदले डिक्रीज आता है, तो बेरिलियम मेरे पास होता है 2s2 का, जो लास्ट शेल है बेरिलियम का वो 2s2 होता है, लास्ट सब ऑर्बिटल। और बोरॉन का होता है 2p1। तो एक नया सब शेल इंट्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये एनर्जी वो डाउन होती है। और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आता है 3p3 में। तो तीनों के तीनों अनपेयर्ड होते हैं। ऑक्सीजन में ये 3p4 हो जाता है, तो एक पेयर आ जाता है ऑक्सीजन में। ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्जन होती है। नाइट्रोजन में यूं करके ये मैं सॉरी, ये 3p मैंने गलती से लिख दिया, 2p है ना, थर्ड सेकंड शेल है, थर्ड थोड़ी। ठीक है, तुमसे गलती हो गई। तो ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन का है, तीन के तीन अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन में एक पेयर आ रहा है जिसकी वजह से इस पेयर की वजह से रिपल पेयर रिपल्जन हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी वो कम हो रही है ऑक्सीजन की। सही। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है, और ये मैंने आपको एक ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताओ किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ओ गैस होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर्म ओ माइनस गैस और एक इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद है, सॉरी ओ प्लस होगा गलती से, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी लूज कर रहा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। देखो अक्रॉस द पीरियड टू इंक्रीज होता है, जनरल ट्रेंड क्या है, इंक्रीज। बिकॉज क्यों इंक्रीज होता है, अब मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, शील्डिंग सेम रहेगी। ठीक है। इसकी वजह से साइज तो स्मॉलर होगा ही होगा। तो जो अट्रैक्शन होगी ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है। इससे साइज छोटा हो जाएगा। देखो क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है किसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा इससे। फिर बोले एक्सप्लेन वाई द, अगर नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूँ। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऊपर हमें दिख रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शील्डिंग भी, शील्डिंग लेकिन कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट लिखना भूल गया। शील्डिंग वो कांस्टेंट रहेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, शील्डिंग कांस्टेंट वो रहेगी। जिससे क्या होगा, साइज मेरा डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होने का क्यों हो रहा है, साइज डिक्रीज क्योंकि जो अट्रैक्शन है ना बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रही है। न्यूक्लियस ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। सही है। तो दैट सी बात, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी में लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब वो बोला कि एक्सप्लेन व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ए इन द फिगर 1.1 डजंट फॉलो द जनरल ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड टू। ए यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अभी बताया, वही चीज है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ये भी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन में ये होता है, ऑक्सीजन में 3p4 होता है। स्पिन पेयर रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p4, गलती 3p यहाँ पे दोबारा लिख
उसके बाद बोले एलिमेंट ई इन द पीरियड थ्री ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। द फर्स्ट एलिमेंट ई जो पीरियड थ्री में प्रोडक्ट टेबल थे, द फर्स्ट एट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ ई आर शोन इन द टेबल 1.1। अब वो बोले कि फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ई एंड एक्सप्लेनेशन। देखो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा इंक्रीज वो कहाँ आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा इंक्रीज अगर हम देखें ना, मैसिव इंक्रीज, तो वो इनके बीच में आ रहा है। तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहा है। फर्स्ट 577 है, सेकंड 1820 है, थर्ड 2740 है। लेकिन जब मैं थर्ड से फोर्थ पे जाऊंगा ना, थर्ड से फोर्थ पे जाऊंगा तो मैसिव इंक्रीज आ रहा है। 2740 से 16 11 6 00 का, सही है। तो ये क्या आ रहा है, मैसिव इंक्रीज आ रहा है। तो ये कौन सा है, क्योंकि थर्ड यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद इंक्रीज आ रहा है, तो उसका ग्रुप कौन सा है, थर्ड है। और पीरियड भी कौन सा है, थर्ड है। थर्ड शेल का थर्ड ग्रुप है, यानी क्या है, एल्यूमिनियम है। सही। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, ग्रुप थर्ड है और पीरियड उसके ऊपर बोला हुआ थर्ड है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है। आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यानी थर्ड शेल में, थर्ड को खुद ही बोला हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट जंप फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, इंडिकेटिंग इट हैज थ्री इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सही है। तो इंडिकेट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद बोले सम ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थ्री, सब ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियड थ्री आर शोन। ये मुझे ऑक्साइड दी गई है, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस की दो, सल्फर की दो। ठीक है। Na react with oxygen, Na react with oxygen to form Na2O. Na is a reducing agent in this reaction. To find the term reducing agent, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, बेटर क्या, स्पीशी दैट oxidizes itself, oxidizes itself and reduces others। ठीक है। दो मार्क के लिए थे तो reduces others को लिख देता। अब मैं राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Na2O विथ वाटर। अब देखो यहाँ पे Na2O प्लस वाटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता था, NaOH बनता था, 2NaOH हमारे पास बन गया। ठीक है। तो इसके ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना, ये पीरियड तरीके। फिर वो बोला एल Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मेरे पास Na2, आपको याद होगा, ये अल्कली होता है। अल्कली मीन्स कि जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये OH आयन रिलीज करेगा। तो ये क्या कर रहा है, Na प्लस और OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर NaOH बना रहे हैं। ठीक है। तो ये वही वाला रिएक्शन है जो हम अल्कली की टेस्टिंग के लिए करते थे, कि अगर Na2O को वाटर में डिसॉल्व करा दें तो वो OH माइनस आयन रिलीज कर देगा। फिर उसके बाद से स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह चेक करे, दैट शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। Al2O3 is purified from bauxite in several steps. The first step involving heating Al2O3 with an excess of NaOH, a colorless solution formed. Write the equation for this reaction. Al2O3 NaOH से रिएक्ट करता है। ठीक है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर करता है, और हमारे पास बनता है NaAlOH4। ठीक है। Na2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी
2 आ जाएगा। और फिर एज कितने हो गए? 1 2 3 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि Al2O3 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। State the effect of Al2O3 as a catalyst in the dehydration of alcohol. Use the Boltzmann distribution curve to explain your answer. ठीक है। देखो अब यहाँ पर कैटलिस्ट है ना, बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अगर मैं विदाउट कैटलिस्ट करूंगा तो यहाँ पे आएगा। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से वो बना दूंगा। ठीक है। अब देखो इसका, देखो पहले जो था, पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज में आ रहे थे। अब जब कैटलिस्ट यूज किया तो इनका प्रोपोर्शन वो बढ़ गया ना। अब ये सारे एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज में आ रहे हैं। सारे अब एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज में आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया। सही है। विद द एनर्जी कंटेनिंग ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है। ग्रेटर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी greater than activation energy. So there will be more of frequency of effective collision. ठीक है। effective collision की frequency क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा effective collision होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है H4, sorry, P4O6 is a white solid that has a melting point of 24 degrees Celsius. P4O6 react with the water to form H3PO4. Due to the type of structural bonding PO4, P4O6, explain your answer. भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक ही होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब ये मुझे ये पता कैसे चला कि सिंपल मॉलिक्यूल कंपाउंड है? सिंपल मॉलिक्यूल है, दो तरीकों से पता चला। एक तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड सारे के सारे क्या होते हैं? सिंपल कोवेलेंट होते हैं। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट वो लो है, तो जिससे हमें क्या पता चला कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है। सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। और ये वाटर के साथ रिएक्शन भी कर रहा है, तो हाइड्रोलाइज कहाँ गया? ये वाटर के साथ रिएक्ट भी कर रहा है ना, तो हाइड्रोलाइज भी हो रहा है। ठीक है। बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा वो रीजन क्या है? इट कैन बी हाइड्रोलाइज। ठीक है। फिर देन उसके बाद है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन H3PO3। ये कैसे करेंगे? H3PO3 इज इक्वल टू जीरो, चार्ज ओवरऑल जीरो होगा ना। भाई तीन ऑक्सीजन है ना, 2 - 2 × 3, ओवरऑल -6 चार्ज आ गया। इसके ऊपर +3 का चार्ज है, तीन ऑक्सीजन है। तो मुझे इसके ऊपर कितना चार्ज चाहिए वो बैलेंस करने के लिए? +3 का। तो ये +3 + 3 -6 जीरो हो जाएगा। ठीक है। +3 का चार्ज। फिर उसके बाद बोला है कि व्हेन PO4 इज हीटेड विद ऑक्सीजन टू इट फॉर्म P4O6। ये मेरे पास दी गई है इक्वेशन। इस इक्वेशन की एंथैल्पी कितनी है? -1372। बोल रहा है कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O10 इज -3। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O10 दे दी। ठीक है। कितनी है? -3012। अब डाटा फॉर्मेशन की दिया तो फॉर्मेशन का रूट अप्लाई होगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6। इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालो। इक्वेशन लिखेंगे, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मेरे पास एलिमेंट हो गए। इन्हीं एलिमेंट से P4O10 भी बनेगा, इन्हीं एलिमेंट से P4O6 भी बनेगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन की एंथैल्पी कितनी है? -1372। और P4O10 की कितनी है? ये दी हुई है -3012। और P4O6 की निकालनी है। तो रूट तो ये बन रहा है क्योंकि एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x -1372 इक्वल्स टू
3012, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -640। तो उसके बाद बोल रहे हैं भाई, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर। P4O10 का वाटर से रिएक्शन बताओ। एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिड ही बनाएगी, H3PO4। और यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि पी एक है, यहाँ पे P4, यहाँ पे 4 अप्लाई कर देंगे। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई SO3 एंड SO2 फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2. The first step of the catalytic oxidation is shown. That's an equation to show how NO2 is regenerated in the catalytic oxidation of SO2। NO2 जो है यानी NO वापस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और वापस NO2 बना देता है, ठीक है। O2 से रिएक्शन किया, वापस क्या बना दिया? NO2 बना दिया। तो बोला NO2 can also react with unburned hydrocarbon to form the photochemical smoke. State the product of this reaction that contributes to the photochemical smoke। ये एक स्पेशल चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेन, ठीक है। पेन क्या होता है? पर ऑक्सी, तो बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H3NO2, NO5 सर। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भाई फिगर 2.2 shows figure 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with the height from the ground. The equilibrium reaction one has an enthalpy of reaction. This suggests how the position of equilibrium differs at height of 20 kilometers compared with the height of 50 kilometers from the ground, ठीक है। अब वो यहाँ पे बोल के रहे हैं मुझे कि किस तरीके से इसमें जो हाइट है, तो ये अब देखो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि जो पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, सही है। अब बोला था इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन वन हैज द एंथैल्पी -1680, इतनी एंथैल्पी है, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है? बोला सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिफर्स एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर कंपेयर्ड विद द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 50 और इसकी हाइट से किस तरीके से ये वेरी करेगा, ठीक है। हाइट पर किस तरीके से ये वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब हाइट का ताल्लुक क्या होता है, अभी दो तीन तरीकों से आपको एक्सप्लेन किया हो जा सकता है, ठीक है। देखो, जब भी हम ऊपर रिएक्शन वन मेरे पास है, इक्वेशन वन ये रहा। देखो तो ना, एक बात वो याद रखना, जब भी मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो प्रेशर क्या होगा, यानी कि हाइट बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। हाइट वो बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। हाइट बढ़ेगी, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, सही। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे तो देख सकते हैं, देखो दो चीज हो रही है। एक तो ये कि दूसरा, एक चीज आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं ये प्रेशर के सेंस में एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँ, ऊपर आ रहा हूँ, हाइट क्या है? 50, ठीक है। हाइट 50 है, तो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो कहा जाएगा टुवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस, तो यानी इसमें कुछ भी फर्क नहीं को पड़ा, ठीक है। तो फिर ये तो प्रेशर वाला रूल तो यहाँ पे अप्लाई को नहीं हुआ, सही है। सेकेंडली, अभी अगर मैं 20 पे देखो तो 20 पे क्या आ रहा है? ये, ठीक है। 50 पे क्या आ रहा है? टेम्परेचर कहाँ आ रहा है? ये।
टेम्परेचर क्या हो रहा है 50 पे, टेम्परेचर 50 पे कम हो रहा है ना, अब इस बात को समझो। टेम्परेचर क्या हो रहा है 50 पे वो कम हो रहा है, ठीक है, यानी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं 20 किलोमीटर्स पे देखूँ तो प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर कितना है, -55 से -60 के बीच में, ठीक है। और सॉरी, प्रेशर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर मैं हाइट 50 पे देखूँ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये कितना है, जीरो के आसपास है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि ये हेक्सोथर्मिक है ना, तो हाइट हीट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। और तो अगर मैं टेम्परेचर, ठीक है, अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे, अब वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अब आपको किसी भी उसमें ना, किसी भी उसमें एक्सप्लेन कर देना है कि 20 पे क्या होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम देखो, जैसे मेरे पास यूं करके ना, ये SO2 + NO2, ये इक्विलिब्रियम की थी क्वेश्चन, NO + SO3। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर वो बढ़ाओगे, यानी कि 50 किलोमीटर्स पे करोगे ना, 50 किलोमीटर्स पे करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो ये साइड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ये वाली पूरी साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पीछे की तरफ हट जाएगा, यानी 50 किलोमीटर्स पे कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये है सही। और अगर आप 20 किलोमीटर्स पे करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, 20 किलोमीटर्स पे टेम्परेचर तो कम है, ठीक है, 20 किलोमीटर्स पे टेम्परेचर तो कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब टेम्परेचर वो कम होगा, तो ये साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये साइड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इसी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये कब है, जब टेम्परेचर कम होगा, और ये क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सही, इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट साइड पे चले जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद फिर हमारे पास है, इस साल में था, हाँ, 3 ही क्वेश्चन थे शायद, ठीक है, नहीं 4 क्वेश्चन थे। अब देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई, the hydrogen halide HCl, HBr, and HI all are colored as gases at room temperature. The hydrogen halide can be formed by reacting the halogen with oxygen. Explain and describe and explain the relative reactivity of halogen down the group when they react with hydrogen to form HCl, HBr, and HI. कि इनकी जनरल रिएक्टिविटी क्या है। भाई जब नीचे आएंगे तो ये लेस फिगरस हो जाएंगे, क्योंकि देखो, जो नॉन मेटल है ना, उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाउ they gain electron, how easily they can gain electron, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा, नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रीजन क्या होता है, नेगेटिविटी वो कम होती है, नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, लेस लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी पता नहीं है ना, लेस रिएक्टिव है, रीजन क्या है, बहुत सारे वो लिख देता हूँ, ठीक है। एक आपके पास है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, शील्डिंग भी इंक्रीज होगी, ठीक है, शील्डिंग इंक्रीज होगी, तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। असल तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तब पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सही। मेरा HCl, अच्छा, अब यहाँ पे ना आप इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हो, आप इसको इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ रिएक्टिविटी के साथ में बताया कि भाई लेस रिएक्टिव है, साइज, अब लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रो की वो नेगेटिव है, यानी जो अट्रैक्शन पर पावर है वही कम है ना, तो गेन कहाँ से करेगा। अब अट्रैक्शन पावर कम क्यों है, नेगेटिविटी कम क्यों है, क्योंकि साइज वो बढ़ रहा है, साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शील्डिंग बढ़ रही है। तो ऐसी बात है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है, जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, साइज तो बढ़ जाएगा, और मेरी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है इस फॉर्मूले पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये फोर्स एफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। अगर साइज इंक्रीज होगा तो नेगेटिविटी वो कम हो जाएगी, से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो बोले HCl इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट रिएक्शंस, सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर 3.1। बोले राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 की इक्वेशन लिखो। SiCl4 रिएक्शन बना रहा है H2O के साथ, ठीक है। और ये HCl बना रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या बनाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड। फिर देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इन अ रिएक्शन टू NaCl रिएक्ट द कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म HCl and NaHSO4 when NaBr react with H2SO4 the product including BrNSO2। देखो ये वही रिएक्शन है कि जब हम, आपको याद होगा, हेलोजन में आता है एक क्लोरीन और फ्लोरीन एक हद तक रिएक्शन करते हैं, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन फर्दर रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन, सॉरी, ब्रोमीन और आयोडीन ज्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। Identify the type of reaction that occur in each case by completing the table 3.1। Explain your differences in these reaction, ठीक है। अगर NaCl H2SO4 के साथ करेगा, ठीक है, वैसे ही पता है एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। ठीक? और अगर Rho2 को देखो तो ये भी वही एसिड बेस है, ठीक है। और एसिड बेस के अलावा ये रिडॉक्स भी, ठीक है, NaBr का, ठीक है, रिडॉक्स भी, ठीक है। अच्छा, उसका रीजन क्या होगा? अब अच्छा देखो, इसका अब हम, इसका वो रीजन क्या है, देखो, ठीक है। जो हमने अभी एक्सप्लेन किया तो उसका वो रीजन होगा जो हमने एसिड बेस और ये लिखा है, ठीक है। अब फॉर सेकंड और थर्ड मार्क हमें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो सीधी सी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो NaBr क्या अभी मैंने बताया था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे ऊपर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है, लेकिन NaCl स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें रिडॉक्स नहीं हुआ, सिर्फ एसिड बेस हुआ है, ठीक है। नीचे एसिड बेस और रिडॉक्स दोनों क्यों है? क्योंकि मेरा NaBr स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। H2SO4 is strong oxidizing agent and NaBr is reducing agent। तो इसके बाद बोल रहा है कि when heated with Bunsen burner ACl doesn't decompose whereas HI forms H2 and I2। Explain the difference in affecting the heat on HCl and HI। ये तो टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपकी हाइड्रोजन हैलाइड होता है, जैसे HF है, HCl है, HI है, सॉरी HBr है और HI है। इनकी देखो HF का चक्कर अलग है, उसमें हाइड्रोजन को बॉन्डिंग होती है। और जो HI, ये जो है तीनों ये सेम होते हैं। इनमें से परमानेंट डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल होता है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड है HCl का सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी का डिफरेंस है CL और H का, वो सबसे तो ज्यादा होता है। HBr का बॉन्ड्स के बाद स्ट्रांग होगा, HI का बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो HI का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो ये बड़े मजे से थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HI।
अच्छा देखो उसके बाद क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन लॉरी एसिड, द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्राइडेक्शन, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन एंड लॉरी एसिड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें बतानी है, एक ब्रोमीन एंड क्लोरी क्या है, एसिड क्या होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, ठीक है। दैट डोनेट्स H plus in aqueous solution, ठीक है, एंड ionizes itself completely, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला है स्केच द पीएच टाइटेशन कर्व प्रोड्यूस्ड। ऑन फिगर ऑन फिगर थ्री ऑन सॉरी एक मिनट बस एक मिनट, मुझे प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेरे पास दो कर्व मुझे बनाने हैं, ठीक है। बोले 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH इज एडेड टू 25 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HBr। HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों, जैसे कि दोनों में HBr है ना, ठीक है। और यहाँ सेकंड वाला क्या है, जब व्हेन वी आर एडिंग NH3 225 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HBr, यानी एक में हम स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड में डालें, फिर एक में हम वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड में डालें, ठीक है। तो दोनों में को डिफरेंस आएगा, डिफरेंस किस सेंस में आएगा देखो, सबसे पहले तो ये कि देखो जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, और ये 3 तक हम इसको इंक्लाइन करके लेके जाते हैं इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम तक, ठीक है, यूं करके यूं ले गए, ठीक। फिर उसके बाद जो उसका अगला पीएच है वहां तक लेके आ जाएंगे, यानी 14 के आसपास इसको हम लेके जाएंगे, यानी 14 से पहले 13 तक, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पर ये आएगा कितने का ना, यानी कि जो यहाँ पर जैसे 1 से लेके ये 3 तक क्या है ना, जब स्ट्रांग होता है तो आप यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेच को कर दोगे कहाँ तक, 11 तक, लाइन को इस 11 तक स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है। फिर वो लाइन के बाद 2 पॉइंट्स मजीद आप क्या करोगे, इसको और आगे को ले जाओगे, ठीक है, यूं करके 13 तक, सी, यस, सही। फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये NH3 का, NH3 वीक बेस है ना, वीक बेस को डाल लो HBr में, तो देखो स्टार्ट तो ये वहीं से ही होगा ना, ठीक है, 3, ये 25, ये 1 है, तो 125 तक इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, जरा सी मेरे पास कर्व बन गई है ये रहा। देन उसके बाद अब ये वीक वो बेस है, आप वीक बेस डाल लो, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, टू का फर्क आता है, यानी कि आप टू तक एक इंक्लाइन बनाते हैं, 2 पॉइंट्स तक इंक्लाइन बनाते हैं, यानी यहाँ का जो इंक्लाइन था, जो कर्व था, जो स्लोप था, वो 11 से स्टार्ट हुआ था 13 पे खत्म, यहाँ का स्लोप 1 से स्टार्ट हुआ था 3 पे खत्म, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग का था, स्ट्रॉन्ग का हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। वीक का किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वीक का हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि देखो अभी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एच NH3 को HBr में डालने, तो NH3 तो वीक है, HBr स्ट्रॉन्ग है, तो HBr तो वही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 तक इसका इंक्लाइन जाएगा, और जो वॉल्यूम दिया हुआ है वहां तक जाएगा 25 cm तक। देन उसके बाद अब जो वीक जो बेस होता है ना, उसका इंक्लाइन 4 पॉइंट्स तक चलता है, कहाँ तक चलता है, 4 पॉइंट्स तक चलता है। दूसरा वीक बेस है तो ये कभी भी
13 पे तो नहीं आएगा, ये उससे पहले पे रुक जाएगा, उसको 13 से पहले आपको रोक लो, 13 से पहले। यानी कि आप इसको 12 या 11 पे रोक लो, नॉर्मली हम 12 पे रोक लेते हैं, ठीक है। तो 12 पे हमें इसको रोकना है ना, तो हमें इसको यहाँ पे 8 तक को लेके जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 8 तक ले गया, सही। फिर यहाँ पे 12 तक जो है मैंने एक इंक्लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये मेरा किसका हो गया, NH3 को जब मैं डाल रहा हूँ HBr में, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, देखो नीचे से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि मैं बेस को एसिड में डाल रहा हूँ, तो अभी हमारे पास बेस है ना, तो पीएच वो कम होगा, ठीक है। सॉरी, अभी हमारे पास एसिड है ना, सॉल्यूशन में एसिड है, उसमें मैं बेस डाल रहा हूँ, तो सॉल्यूशन में एसिड है तो एसिड का पीएच कम होगा, तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है कम पीएच से, ठीक है। दो दो बातें याद रखना, एसिड का जो स्ट्रांग होता है उसका डिफरेंस 2 का आता है, जैसे यहाँ से मैंने 1 pH से स्टार्ट किया तो 3 तक चला है, 2 का फिर डिफरेंस आ गया, और जो मेरा वॉल्यूम था 25, वहां तक मैंने एक स्लोप बना दिया, सही। ये रहा। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूँ ना, तो 13 तक लेके जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो 11 से 13 तक ड्रॉ कर दूंगा, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे NH3 वीक बेस था, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। वही जैसा HBr किया था NOH, लेकिन जब NH3 की बारी आएगी, बेस की बारी आएगी ना, तो मैंने क्या बोला था कि 12 11 तक रोक दे, नॉर्मल 12 पे रोकते हैं जो वीक को बेस होता है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, मैंने बताया था 4 पॉइंट्स तक होता है, यानी कि अगर 12 पे रोकना है तो 8 से इसका इंक्लाइन बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका स्लो, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, HBr react with propene to form two bromoalkane CH3 CH2 CH2Br and CH3 2 CHBr. Complete the diagram to show the mechanism of this reaction of HBr and propene to the major organic product, including the dipoles वगैरह सब बनाने हैं। तो ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अभी जो इसका हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस एक मैकेनिज्म बना के दिखा देंगे ये करके। ये इसके साथ ये एरो दिखाएंगे कि ये इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ये एज जो है वो जो इलेक्ट्रॉन HBr के वो Br लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, Br न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा और एच हो गया, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये करेगा, ये अपने लोन पेयर के साथ शेयर कर लेगा। अब ये मैंने खाली CH3 ऐसे लिख दिया ना, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना चार्ज वाला जगह बना दिया, चार्ज तो यहाँ बनेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर एच ऐड होगा तो दूसरा कार्बन है, तो जो उसने एच के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें कार्बन ने, तो दूसरे को कार्बन से ही तो वो लेके किया है, तो दूसरे कार्बन के ऊपर पार्शियल परमानेंट ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, सही। तो ये मेरे पास यूं करके CHBr हो जाएगा, सही। अब वो बोले एक्सप्लेन व्हाई द टू ब्रोमो एल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, देखो वो रीजन है। देखो मेरे पास ये, अगर फर्ज करो इसके ऊपर अगर, अभी मैं सब चीजें इसके ऊपर हटा रहा हूँ जो मैंने बनती है, अगर मैं एच इसके ऊपर ऐड कराता हूँ ना, यहाँ पे एच ऐड होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कैटायन बन जाएगा, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इसके ऊपर एच ऐड करा दूं, तो ये मेरे पास इसके ऊपर एच ऐड करा दूं तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी कैटायन बन गया, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट वो होती है जिसमें हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट आ रही हो, तो सेकेंडरी कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कैटाइन, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, सही। तो सेकेंडरी कैटाइन इज मोर स्टेबल,
ड्यू टू ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट बाय टू मिथाइल ग्रुप, बाय टू मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप आएंगे ना, ठीक है। अच्छा दोबारा से एक्सप्लेन करो अगर नहीं समझ आ रहा। देखो मेरे पास यूं करके था ना ये, दो मैं बना रहा हूँ यूं करके, ठीक है। और यूं था एच, और यहाँ पे था इसके साथ एच, और एच, और ये सी एच थ्री का, ठीक है। क्योंकि इस मुश्किल होती है इन चीज़ों में स्टूडेंट को ना। अब ये मेरे पास इस तरीके से देखो, अगर एच यहाँ पे जाता है ना, मैंने क्या बताया था, एच कहाँ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। अगर एच अपने वही नॉर्मल उस पर जाएगा, यहाँ पर एच हो गया तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एच ये यहाँ दूसरे में डबल बॉन्ड टूट के एच यहाँ पे आ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है, ये जो है ना ये बन रहा है सेकेंडरी कैटायन। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो सी एच थ्री ग्रुप अटैच्ड हैं इस कार्बन के साथ, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी कैटायन बन गया। और ये क्या बन रहा है, इसके पास सिर्फ एक ही सी एच थ्री ग्रुप है चार्ज के पास, तो ये प्राइमरी कैटायन बन रहा है, ठीक है। अब दोनों में मेजर वो डिफरेंस क्या आता है, मेजर डिफरेंस इस सेंस में आता है कि देखो जो सेकेंडरी कैटायन है उसके पास दो सी एच थ्री ग्रुप्स हैं, इसके पास दो सी एच थ्री ग्रुप है, यानी दो ऐसे ग्रुप हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो अपनी नेगेटिविटी जो ये जो चार्ज है इसके ऊपर वो पुश करेंगे और इसको स्टेबल कर देंगे इस चार्ज को, ठीक है। दो सी एच थ्री ग्रुप है तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, नहीं खुद अपने आप को ये पॉजिटिव करेंगे दूसरे को नेगेटिव करेंगे। इसी तरीके से जो प्राइमरी कैटायन है उसके पास सिर्फ एक सी एच थ्री है, तो जो इसकी जो जो ये नेगेटिविटी पुश करेगा वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। तो चार्ज इतना ज्यादा प्राइमरी कैटायन स्टेबल नहीं हो पाएगा इससे। तो उसके बाद बोले द रिएक्शन ऑफ सी एच थ्री सी एच टू बी आर एन एन ओ एच डिपेंडिंग ऑन वेदर वाटर और एथनॉल इज, अगर वाटर के साथ करेंगे तो अल्कोहल का बनेगा, एथनॉल के साथ करेंगे तो वापस एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर वाटर है तो क्या बनेगा, ये जस्ट बी आर के बदले ओ एच आ जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सही, तो सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, एन ए बी आर। जो एन ए होगा वो बी आर के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो ओ एच है वो इस बी आर को रिप्लेस करो, जो एन ए वो जो बी आर के साथ आके अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद बोले कि अगर मैं इथेनॉल के साथ करूंगा तो रिडक्शन होगी। अच्छा इसमें क्या होता है, सॉरी एलिमिनेशन होगी, इस तरीके से ठीक। ये बता दूं कैसे होगा एलिमिनेशन वाला ना, ठीक है। अगर इथेनॉल के साथ करूंगा तो देखो, अगर इथेनॉल के साथ करूंगा ना तो एक तो बी आर जाएगा, इस कार्बन से बी आर चलेगा, इसके बराबर में जो कार्बन है ना ये वाला, इससे एक एच चले आएगा, सही है। तो इससे एक एच गया है, इससे एक बी आर गया, इससे एच गया, इससे क्या गया है, बी आर गया। अच्छा ये मैं एच एन ओ एच के साथ ही कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो इससे एक से एच को रिमूव होगा और दूसरे से बी आर रिमूव होगा। मैं रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, एन ए ओ एच, यानी कि एन ए प्लस है और ओ एच को माइनस है, ठीक है। तो एलिमिनेशन क्या होती है, यहाँ से जाएगा बी आर, एक वो कार्बन से जाएगा बी आर, दूसरे वो कार्बन से जाएगा एच, और ये क्या करेंगे फिर दोनों की एक वैलेंस खाली होगी तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, सही। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ये एन ए प्लस ये बी आर माइनस के साथ एन ए बी आर बना लेगा, और जो ये एच है वो इस ओ एच के साथ मिलके एच टू ओ फॉर्म कर देगा, तो दो बाय प्रोडक्ट आ जाएंगे जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कंपाउंड जे एंड के बोथ आर फाउंड इन अ प्लांट ऑयल्स। जे क्या है मेरे पास, जे देखो जे मेरे पास अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है, तीनों से हटा है, टर्शरी अल्कोहल है, सी एच ओ यानी एल्डिहाइड है, और ये मेरे पास क्या है, कीटोन है, सी डबल बॉन्ड है, दोनों तो कार्बन से अटैच्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, के में सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये मेरे पास एल्कीन है, सही।
अब यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि भाई कंप्लीट complete the table 4.1 to state what you would observe when the J react with the reagent listed. 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन भाई, 2,4 DNPH तो क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन है उसकी ऑब्जर्वेशन देता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से भी कोई भी एक हो तो ऑरेंज पीपीटी शो करता है, ठीक है। तो जे के साथ क्या करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड है और कीटोन दोनों है तो ऑरेंज पीपीटी देगा, ठीक है। टॉलिन सॉल्यूशन क्या करेगा, एल्डिहाइड आ रहा है तो ये जो एल्डिहाइड है CHO से भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा, और सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और सोडियम पोमेटल क्या करेगा, जो OH है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और H2 रिलीज कर देगा, तो H2 के क्या होंगे, एफरवेसेंस आ जाएंगे, बबल्स, सही। तो उसके बाद बोले J हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर, ड्रॉ द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ J। तो J है उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बना के बताओ, ठीक है। जो ये बना हुआ है इसी का ऑप्टिकल आइसोमर थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बीच में आपने को कार्बन बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, सही। अब क्योंकि इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है तो इसको यहाँ पे, अब क्या है, अब इन चीजों को ऐड कर दो, अब जहाँ भी तुम्हारी मर्जी है वहां कर दो ना, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली करो। यहाँ पे मैं ऊपर OH को अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे CHO यानी एल्डिहाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पीछे CH3 CO यानी OC को कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो था मेरे पास चार ग्रुप्स थे ना, तो चारों को मैं यहाँ पे इसके साथ कार्बन के साथ ऐड कर दिया, सही। अब यहाँ पे बस इनकी ये पोजीशन चेंज कर दो, COCH3, ये CH3 यहाँ आ गया, ये CHO, और ये OH, सही। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि K is used to make the addition polymer of Prespex. A synthesis of Prespex is shown in the figure 4.2. बोले define L, state the condition required for reaction one, L क्या और condition क्या। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, बस एक चीज चेंज हो रही है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ये मैंने के बनाया जो पढ़ दिया बता, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एस्टर में चेंज हो रहा है। ये मेरे पास क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, और ये एस्टर में चेंज हो रहा है, COOCH3। अच्छा, अब यहाँ पर एल क्या है, देखो कार्बो ऑक्सैलिक का रिएक्शन तो आपको पता है, कार्बो ऑक्सैलिक से OH जाता है और एल्कोहल से H जाता है। लेकिन जो एस्टर का ये वाला पार्ट होता है ना, इस बात को समझना, जो एस्टर का ये वाला पार्ट होता है OCH3, वो एल्कोहल से आता है, बाकी ये वाला पार्ट का पीछे वाला पार्ट कार्बो ऑक्सैलिक से आता है। ये वाला पार्ट जो है OCH3 वाला है ना, जो O के साथ अटैच होता है, वो एल्कोहल से आता है, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3OH, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यानी कि CH3OH यानी मिथनॉल। और आप इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, कंडीशन में लिखोगे कोई भी एसिड ले लोगे, और एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, सही। इसके बाद है ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर प्रेस पर, इसका एक रिपीटेड यूनिट बना दो। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बस रिपीटेड यूनिट बन जाएगा, यहीं पे बना देते हैं, ये सामने बना हुआ है, जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। हो गया H, और ये हो गया COO, ये इस तरीके जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बस ये आपका रिपीटेड यूनिट बन गया। उसके बाद बोल रहा है यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, use the information from the table 4.2 to suggest how the infrared spectrum of M and Perspex would differ। M मेरे पास क्या है भाई, M और Perspex में एक ही डिफरेंस है, M में डबल बॉन्ड है, Perspex में डबल बॉन्ड नहीं है, बस पॉलीमर बन गया तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बाकी कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देख लो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड C आ रहा है आपके पास 1500 से 1680 पर, ठीक है। M हैज C डबल बॉन्ड C एट 1550 to 1680 while Perspex present at
सी डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अब ये पूरी चेन दी हुई है। अब चेन को मैंने जिस तरह आपको रिएक्शन का उसी तरह कराऊंगा। के कैन बी मेड फ्रॉम प्रोपेन वन इन थ्री स्टेप सिंथेसिस। देखो ये प्रोपेन वन है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जस्ट ये प्रोपेन वन चेंज हो रहा है किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करें, याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं NaCN या HCN से, ठीक है। और इन दी सॉरी HCN के साथ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ NaCN, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आपका, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो यहाँ पे ये अल्कोहल और साइनाइड आके ऐड हो जाता है। रिएजेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो NaCN और HCN, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, Na लिख दिया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर देन स्टेप टू में क्या हो रहा है, स्टेप टू में देखो सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, जो मेरा CN है वो कार्बो ऑक्सैलिक में चेंज हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब आप यहाँ पे एसिडिक या बेसिक कोई भी हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ H2SO4 यूज कर रहा हूँ विद रिफ्लक्स, ठीक है। अब क्योंकि कंडीशन ये है तो रिफ्लक्स नहीं लिख रहा, सिर्फ H2SO4 लिख दूंगा। और क्या हो रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक बना है, यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आप देखो, तो जो मेरा ये एल्कोहल है वो कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में। तो क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, जिसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। Al2O3 यूज हो रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन भी बोलते हैं और डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं सिर्फ। तो ये आपका पूरा A to Z पेपर था फेब मार्च 22।